हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि अगर हमें 4 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिज़ाइन करना हो तो हम क्या लॉजिक, क्या एल्गोरिथम लगा के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेम लॉजिक आप 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इजीली डिज़ाइन कर पाओगे, राइट। तो देखिए, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो बेसिकली दो नंबर्स को कंपेयर करता है, ठीक है, और फाइंड करता है उनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड। मींस कि इस मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के जो आउटपुट होते हैं, वी आर हैविंग 3 आउटपुट्स वेरिएबल्स, ठीक है ना, जो कि इंडिकेट करेंगे कि अगर आपके पास नंबर ए और बी है तो ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 3 आउटपुट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम पहले नोट कर लेते हैं, ये बेसिक्स हो गए, राइट। देखिए, अगर आपको 1 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इंप्लीमेंट करना है तो उस केस में आपके पास ए नॉट बी नॉट दो वेरिएबल होंगे। तो इसकी वजह से जो ट्रुथ टेबल होगी उसमें केवल 4 एंट्रीज होंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इसकी ए नॉट बी नॉट की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो उस केस में आप जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करते हैं उस तरीके से ट्रुथ टेबल बना के फिर उनको मिनिमाइज करके आउटपुट वेरिएबल्स को आप इजीली इंप्लीमेंट कर लोगे, राइट। 2 बिट का अगर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाना है तो उसके केस में 4 वेरिएबल्स होंगे, ए नॉट ए वन, बी नॉट बी वन, 4 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल ट्रुथ टेबल में 16 एंट्रीज होंगी। आप इसको भी ट्रुथ टेबल की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आउटपुट वेरिएबल को मिनिमाइज करके आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, राइट। बट अगर आपके पास 3 बिट या 4 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आपको डिजाइन करना है तो 3 बिट के केस में देखिए आपके पास नंबर क्या होगा, ए नॉट ए वन ए टू, बी नॉट बी वन बी टू। तो आपके पास टोटल 6 वेरिएबल्स हो गए और 6 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल में 64 एंट्रीज होंगी, 64 नंबर ऑफ रोज होंगी, ठीक है। तो उसको नोट कर पाना ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और 4 बिट के लिए तो आपके पास टोटल 8 वेरिएबल्स हो गए, तो ट्रुथ टेबल में 2 पावर 8 दैट इज 256 एंट्रीज होंगी। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ट्रुथ टेबल बना के, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड केस में तो चलो हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे इजीली, ठीक है ना। बट अगर 3 बिट 4 बिट या 5 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आपको इंप्लीमेंट करना है तो वो ट्रुथ टेबल की हेल्प से नहीं हो पाएगा, राइट। ये तो हो गया रीज़न। अब मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा आपको 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो 3 बिट तो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, अब हम डिज़ाइन करते हैं 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। पहले लॉजिक समझते हैं फिर उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो कंसीडर, सपोज कीजिए जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वो क्या है, ए। और ए की वैल्यू क्या है, ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये 4 बिट का है तो A3, A2, E1 एंड ए नोट। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर है, ठीक है, लेट सपोज जो सेकंड नंबर है वो क्या है, बी। और उसको क्योंकि ये 4 बिट का है तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे B3, B2, B1 एंड बी नोट की हेल्प से, ठीक। अब देखिए, अगर अब देखिए नंबर के इक्वल होने की कंडीशन क्या है। अगर नंबर इक्वल है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी है तो उस केस में क्या होगा, ए नॉट बी नॉट के इक्वल होना चाहिए, ए वन बी वन के, ए टू बी टू के और ए थ्री बी थ्री के अगर इक्वल है तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना, ऑल द पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इक्वल। पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब कि ए नोट के साथ में क्या आएगा, बी नोट, तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। सेकंड पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गया, ए वन और बी वन, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गया, ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री क्या है,
ये फोर्थ पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अगर ये सब इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा नंबर इक्वल होगा। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सेम पोजीशन पे जो बिट्स आएंगे, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे ए नॉट बी नॉट, तो इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट पेयर ऑफ डिजिट्स। ठीक है ना, पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है ना, तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। ठीक है ना, सेम पोजीशन पे आने चाहिए तो वो पेयर बोला जाता है, राइट। तो अगर ये इक्वल है तो नंबर भी आपका इक्वल होगा। ठीक। अच्छा, अब देखिए आपको पता है कि अगर दो डिजिट्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उस केस में हम एक्स नॉर गेट यूज कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट दिस कंडीशन। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स नॉर गेट, मैं एक्स और की बात नहीं कर रहा, एक्स नॉर के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास 0 0 या 1 1 दो इनपुट हैं एक्स नॉर गेट में, तो आउटपुट होता है 1। ठीक। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एक्स नॉर गेट का हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो देखिए आपको पता है कि अगर एक्स नॉर गेट का आउटपुट 1 है तो आपने जो इनपुट अप्लाई किए वो दोनों इक्वल होंगे। तो उस केस में हमने एक नया वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर दिया, क्या? एक्स आई। एक्स आई क्या है? ए आई डॉट बी आई प्लस ए आई बार डॉट बी आई बार। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ए आई बी आई दोनों या तो 1 है, दोनों अगर 1 होंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो एक्स आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, या अगर दोनों 0 हैं तो इस केस में ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 × 0 0। लेकिन 0 बार क्या हो जाएगा? 1 डॉट 1, 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना, 1 एंड विद 1 क्या होता है? 1। तो उस केस में एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये बेसिकली एक्स नॉर गेट का ही एक्सप्रेशन होता है, राइट। तो अगर आपके पास ith पोजीशन, मतलब कि या तो 0 होगी आई की वैल्यू, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। ठीक है, तो अगर 3 है और 3 के केस में अगर ये दोनों बिट सेम है तो इसका मतलब क्या है? x3 की वैल्यू 1 आने वाली है। ठीक है, अगर ये वाली दोनों बिट सेम है तो उस केस में क्या होगा? x2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है ना, इस पोजीशन पे अगर 1 है तो x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, अदरवाइज x0 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो अगर x0 x1 x2 एंड x3 तीनों अगर 1 1 1 1 है तो इसका मतलब क्या है भाई? कि ए नॉट बी नॉट के इक्वल है, तभी तो एक्स नॉट 1 आया है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि फॉर ए इक्वल टू बी। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन, ए इक्वल टू बी कब होगा? ए इक्वल टू बी होगा कि जब ए नॉट बी नॉट के इक्वल हो। अब ए नॉट बी नॉट के इक्वल कब होगा? अगर ए नॉट बी नॉट के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? एक्स नॉट भी क्या है? 1। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स नॉट। ठीक है, डॉट, अगर ए वन बी वन के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? एक्स वन भी क्या होगा? ट्रू। तो यहाँ पे लिख दिया x1। ठीक, डॉट, अगर ए टू बी टू के इक्वल है तो x2 भी 1 हो जाएगा, और अगर A3 B3 के इक्वल है तो x3 भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जब x0 x1 x2 x3 तीनों चारों अगर 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 है तो ही क्या होगा? a इक्वल टू बी होगा। इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तो a इक्वल टू बी नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई। ठीक, अब देखिए सेकेंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे। फॉर सपोज आपको फाइंड करना है क्या? a इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अब देखिए फॉर ए ग्रेटर देन बी हम क्या चेक करेंगे? ठीक, ए ग्रेटर देन बी। ठीक, हम चेक करेंगे रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, मतलब पहले हम
मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो चेक करेंगे कि A3 और B3 का मैग्नीट्यूड किस तरीके से है, ठीक है ना। वी विल कंपेयर A3 विद B3। अगर हमें पता करना है कि A इज़ ग्रेटर देन B है या A इज़ लेस देन B है, तो उस केस में A3 और B3 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। वी ऑलवेज कंपेयर सिग्निफिकेंट पेयर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। A3 को B3 से कंपेयर करेंगे, A3 को B2 या B1 या B0 से कभी कंपेयर नहीं करेंगे। A2 को हमेशा B2 से कंपेयर करेंगे, A2 को ना B3 से कंपेयर करेंगे ना B1 से, ठीक है ना। तो वी ऑलवेज कंपेयर द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है ना, और स्टार्ट करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन से, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन से। तो पहले A3 और B3 को कंपेयर किया, तो देखिए पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि A3 क्या हो 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, A3 इज इक्वल टू 1, और B3 क्या हो 0, तो B3 0 तो B बार, या तो ये कंडीशन हो, ठीक है, या प्लस सेकंड केस ये भी हो सकता है कि भाई ये पहली वाली दोनों बिट सेम हो, ठीक है। पहली वाली अगर दोनों बिट सेम है तो क्या लिखेंगे, X3 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 पहली वाली बिट सेम है, ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव लोअर सिग्निफिकेंट पेयर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। मीन्स अब A2 को B2 से कंपेयर करेंगे, ठीक। तो A2 को जब B2 से कंपेयर करेंगे तो अगर A2 1 है और B2 क्या है 0, तो भी क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B होगा। प्लस ये भी हो सकता है कि ये वाली बिट भी सेम हो, ये वाली बिट भी सेम हो, दोनों बिट अगर सेम है तो हम क्या लिखेंगे कि भाई X3 भी है और X2 भी है, पहली दो बिट सेम है, ठीक है। लेकिन A1 जो है वो 1 है और B1 क्या है 0, ठीक। प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहली वाली तीन बिट तो सेम है, चौथी वाली बिट जो है A1 1 है और B0 0 है, उस केस में भी A ग्रेटर देन B होगा। तो इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे कि भाई देखो X3 1 है, X2 1 है, X1 भी 1 है, पहली तीन बिट सेम है तो भी हमने लिखा है, और इसके साथ में क्या कंडीशन है कि जो A1 है वो A0 है वो 1 है और B0 क्या है 0, ठीक है। तभी A ग्रेटर देन B हो सकता है, ठीक है, सेकंड कंडीशन। इसी तरीके से देखिए हम थर्ड कंडीशन लिखेंगे। थर्ड कंडीशन क्या होगा, फॉर A इज लेस देन B, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इसके लिए कंडीशन ये होगी, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। A3 B3 को पहले कंपेयर करेंगे, अब B ग्रेटर देन है A से, तो इसका मतलब क्या है B3 तो 1 होगा लेकिन A3 क्या है 0, तो ये कंडीशन लिखेंगे हम यहाँ पे कि A3 यहाँ पे 0 है और B3 1 है। या ये भी हो सकता है कि पहली बिट सेम हो तो X3 लिख दिया, ठीक है, और साथ में क्या हो A2 0 हो और B2 1 हो, तो उस केस में भी बिगेट देने हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A2 0 B2 1, ठीक है। प्लस देखिए इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट आप कॉम्बिनेशन बता सकते हैं क्या होगा, नेक्स्ट केस X3 X2 पहली दो बिट सेम है, फिर नेक्स्ट बिट A1 क्या है 0 और B1 क्या है 1, तब B बड़ा हो सकता है, या X3 X2 X1 और A0 क्या है 0 और B0 क्या है 1, तो उस केस में भी बड़ा होगा। तो ये हमने कंडीशन फाइंड कर ली। अब बस हमें यही तीन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, इनका यूज़ करके, इन एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमें लॉजिक सर्किट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब वो हम देखते हैं किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो अब देखिए हम 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के लिए सर्किट किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो अभी तक आपने देखिए ये तीनों एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए कि A इक्वल टू बी, A ग्रेटर देन B और A लेस देन B के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, अब ये हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम X3 को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो X3 क्या है, एक XNOR गेट का आउटपुट, जिसमें इनपुट्स क्या होंगे A3 B3। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले हम A3 का बार और एक B3 का बार जनरेट करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। ये क्या है A3 और ये क्या है B3, ठीक। तो ये बार हो गया।
और फिर ये जो हमने एंड गेट यूज़ किया है, यहाँ पे जो सेकंड इनपुट होगा वो हम A3 से कनेक्ट करेंगे इसको, और इसको B3 से। तो ये क्या है B3 और ये क्या है A3। यहाँ पे आ गया A3 बार और यहाँ पे आ गया B3 बार। तो इसका जो आउटपुट होगा तो वो हम एक एक्सॉर और गेट में लगाएंगे। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा इसका, A3 बार B3, और यहाँ क्या मिलेगा A3 B3 बार, ये जो आउटपुट है, ठीक है, यहाँ पे। अब जब हम इन दोनों का और करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सॉर, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स नॉर। तो इसलिए हम यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, X3, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने X3 जनरेट किया उसी तरीके से हम X2 X1 और X नॉट जनरेट करेंगे इसी कॉलम में, ठीक है। तो देखिए, तो देखिए इसी तरीके से हमने जैसे X3 को इम्प्लीमेंट किया है, X2 X1 और X नॉट को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। सेम सर्किट हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस क्या चेंज कर रहे हैं, A3 B3 जैसे यहाँ लिखा है तो A2 B2 A1 B1 A नॉट B नॉट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जितने भी एंड गेट हैं उसकी हमने आउटपुट यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। ये सारे आउटपुट्स हम यूज़ करेंगे, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले ए लेस देन बी को इम्प्लीमेंट करेंगे और ए ग्रेटर देन बी को साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। और लास्ट में ए इक्वल टू बी को इम्प्लीमेंट करेंगे इस फंक्शन को। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के लिए एग्जाम पूछा जाता है, तो ये सर्किट ही मेन है, राइट। तो यहाँ तक बहुत सिंपल है, यहाँ तक हमने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं किया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 1 बाई 1 टर्म्स को लेते जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे और गेट पे, ठीक है। तो देखिए ए लेस देन बी के लिए हमें क्या टर्म चाहिए, पहला A3 बार B3, ठीक है। तो A3 बार B3 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ सेकंड फंक्शन के लिए A3 B3 बार, तो यहाँ से A3 B3 बार यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले देखिए हम पहला वाला जो जो प्रोडक्ट टर्म है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट। तो पहला वाला जाएगा, पहले वाले गेट में इनपुट हो जाएगा, ठीक। और ये इसका जो पहला होगा, मतलब कि ये इसका जो सेकंड, इसके पहले ए ग्रेटर देन बी में चला जाएगा एज अ फर्स्ट इनपुट, ठीक है, A3 B3 बार। तो A3 B3 बार आपने यहाँ से ले लिया और इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो पहला इनपुट देखिए जो जो कवर होता जा रहा है हम उसको सर्कल करते जा रहे हैं, ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, राइट। अब इसके बाद सेकंड टर्म, अब देखिए सेकंड टर्म में क्या है, X3 यूज़ होगा, और X3 देखिए हर एक टर्म में यूज़ हो रहा है, ठीक है। X3 देखो यहाँ पे भी हर एक टर्म में यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद X2 देखो, X2 यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है, X2 यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अब इनको एक्सटेंड कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लाइन कैसे, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, क्योंकि इसको हमें काफ़ी बार यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। तो ये लाइन है, ये एक्स थ्री के लिए हम पिंक कलर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, X3। इसी तरीके से X2, ठीक है, X2 वाली लाइन को भी हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ये X2 के लिए है, ठीक। इसी तरीके से X1 के लिए हम ग्रीन कलर सपोज यूज़ कर लेते हैं, ठीक। और इसके बाद हम ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं X नोट के लिए, ये वाला कलर हमने यूज़ कर लिया,
राइट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब देखो हमें ये वाला टर्म चाहिए x3, ये वाला प्रोडक्ट टर्म तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इस जगह पे एक एंड गेट लगा लेते हैं। एक एंड गेट यहाँ पे यूज़ होगा और एक एंड गेट यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए, जो थर्ड वाला फंक्शन है पहले उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला a लेस देन b। तो इसके लिए क्या चाहिए, देखिए हमें a2 बार b2 और x3। तो x3 को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और a2 बार b2 को हम यहाँ से ले आए, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो x3 ये हो गया और a2 बार b2 ये हो गया। इसका जो आउटपुट होगा वो कहाँ जाएगा, वो देखिए ये वाला जो टर्म है वो जाएगा इस फंक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसका सेकंड इनपुट अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे चाहिए a2 b2 बार, तो a2 b2 बार ये है, तो यहाँ से एक लाइन हमने खींच दी यहाँ पे। और सेकंड इनपुट क्या है, x3 के लिए ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये चला जाएगा एज अ सेकंड इनपुट फॉर a ग्रेटर देन b फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए दो हो गए, तो हमने यहाँ पे दो सर्कल भी कर दिए, इतना इम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से देखिए, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए अगेन हमें यहाँ पे टू नंबर ऑफ एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट एंड गेट और सेकंड एंड गेट। फर्स्ट एंड गेट के आउटपुट को यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो इसमें देखिए क्या जाएगा, ये जाएगा x3 x2 और a1 बार b1। तो a1 बार b1 तो ये रहा, ठीक है। यहाँ से लिया हमने, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे a1 b1 बार यहाँ सेकंड एंड गेट में अप्लाई कर दिया, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, x2 x3 x2 x3। तो x2 x3 को हमने यहाँ से यूज़ कर लिया, x3 यहाँ से यूज़ कर लिया, x2 यहाँ से यूज़ कर लिया, x3 यहाँ से, x2 यहाँ से। पहला चला जाएगा पहले गेट पे और दूसरा चला जाएगा दूसरे गेट पे, ठीक है। तो कुल मिला के हमने ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया और ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब लास्ट वाला टर्म बचा है, तो लास्ट वाले टर्म के लिए अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एंड गेट। एक एंड गेट ये हो जाएगा और एक एंड गेट ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए नोट बी नोट बार है, तो ए नोट बी नोट कहाँ से मिलेगा, ए नोट बार बी नोट। पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ए नोट बार बी नोट हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और ए नोट बी नोट बार हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो रिमेनिंग थ्री इनपुट्स हैं वो कॉमन है, x3 x2 x1 x3 x2 x1। तो वो यहाँ से तीन लाइन हमने खींची दी हैं वर्टिकल, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3, ये क्या है, x3 x2 x1, ठीक है। तो पहला आउटपुट चला जाएगा कहाँ पे, पहले वाले गेट पे, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है a लेस देन b को, ठीक है। तो ये यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया और इसका आउटपुट चला गया यहाँ पे। तो ये सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया, ये भी इम्प्लीमेंट, ये भी। तो ये कंप्लीट हो गया ये फंक्शन, ठीक है। अब केवल इम्प्लीमेंट करना है हमें x0 x1 x2 x3। तो देखिए x0 x1 x2 x3 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ये x3 है, ठीक है, ये क्या है x2, ये क्या है x1 और ये क्या है x0। x3 x2 x1 x0, तीनों चारों को अगर हम एंड कर देंगे तो यहाँ पे क्या फंक्शन मिलेगा हमें, a इक्वल टू b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो इस तरीके से हम 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म को उठाइए और उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए, ऐड करते रहिए। तो ये हो गया 4 बिट। इसी से अगर आपको 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिजाइन करना है तो कुछ नहीं होगा इसमें जस्ट क्या होगा कि A3 और B3 वाला, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है ना, ये सर्किट एज इट इज़ हम इसमें से निकाल देंगे, ठीक है ना। ये सर्किट जब हम निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग सर्किट होगा ये वाला सर्किट, ठीक है। तो ये वाला सर्किट जो होगा वो यहाँ पे किसके लिए होगा, 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, जहाँ A0 A1 A2
B0 B1 B2 कंपेयर हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा। सर्किट वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, X3 देखिए कहीं नहीं आएगा, पहले ये वाले टर्म गायब कर देंगे हम, ठीक है ना, ये वाले टर्म नहीं आएंगे 3 बिट में, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, X3 भी गायब हो जाएगा, जब यही नहीं है तो ये X3 भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो X3 सभी में से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग जो इसका एक्सप्रेशन बचा है, ठीक है, वो किसके लिए हो जाएगा, 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो इसी सर्किट से आप और इसी लॉजिक से आप 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द implementation of 4 bit magnitude comparator. Thank you everyone.